नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इस क्लास में हम क्या करेंगे, कुछ और स्पेशल टाइप्स के क्वेश्चन बचे हुए थे तो उनको हम केमिकल इक्विलिब्रियम में फिनिश करके चैप्टर को फिनिश करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। करेक्ट, या आप बोल सकते हो हम स्टार्ट करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए आइए बच्चों सवाल लेते हैं। सबसे पहले ध्यान से चेक करिए बच्चों। देखिए, दो तीन सवाल है मेरे पास यहाँ अच्छे अच्छे। पहला क्वेश्चन क्या है, सिल्वर आयन अमोनिया गैस के साथ रिएक्ट करके एक ऐसी स्पीशी देता है। ठीक है, सिल्वर, ये देखिए ये इस तरीके से, ये एक आयन इस तरीके से फॉर्म हो गया है। ठीक है, तो वो रिएक्शन आपको कुछ भी बना के दे सकते हैं, आप टेंशन मत लो उसकी। तो फर्स्ट रिएक्शन का क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है 3.5 इंटू 10⁻³ अब देखिए दूसरी रिएक्शन क्या बनाई कि AgNH3 ने किसके साथ, अमोनिया के साथ रिएक्शन किया और क्या बनाया, AgNH3 होल ट्वाइस। और यहां पर थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूं, शायद कुछ मिसप्रिंट है यहां। लेट मी चेक इन माय क्वेश्चन। यस, यहां पर AgNH3 प्लस होना चाहिए। ठीक है ना, ये यहाँ पे ऐसे प्लस है, ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करके और इस पूरी स्पीशी के ऊपर ऐसा प्लस है। ठीक, और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁷। देन द फॉर्मेशन ऑफ AgNH3 प्लस एंड, अच्छा, फ्रॉम Ag प्लस एंड NH3। अब देखो जरा किसका फॉर्मेशन करवा रहा है, देखो आपके पास दो रिएक्शन, मैं लिख देता हूं। फर्स्ट रिएक्शन क्या है बच्चों, Ag प्लस रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, अमोनिया के साथ। ये है ना, ये आयन जो है अमोनिया के साथ मिलके आपको क्या दे रहा है, AgNH3। और इसके ऊपर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। ये भी ठीक से नहीं लिखा हुआ, मैं ठीक से लिखता हूं। ये देखो इस पूरी स्पीशी के ऊपर +1 चार्ज है। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 कितना आपको दिया है बताइए। K1 बराबर 3.5 इंटू 10⁻⁻10 है ना, थोड़ी सी जगह की कमी है, एडजस्ट करना। इसका बच्चों K कितना दिया हुआ है, K1 बराबर 3.5 है ना, इंटू 10⁻⁻3। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन क्या लिखी हुई बताइए, ये जो था, अब इसको ठीक से कर लो, ये ना ब्रैकेट में, ठीक है ना, इसको ठीक कर लीजिएगा भाई। तो ये जो स्पीशी है AgNH3 और इसके ऊपर क्या आ रहा है, होल प्लस इस तरीके से। ठीक, और प्लस अमोनिया इज इन इक्विलिब्रियम विद AgNH3 होल ट्वाइस। अब सुनो, यहाँ NH3 का होल ट्वाइस नहीं है, लेकिन यहाँ NH3 का होल ट्वाइस है नीचे वाली रिएक्शन में, AgNH3 होल ट्वाइस और सिंगल प्लस। ये दूसरी रिएक्शन है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, K2 बराबर 1.7 इंटू 10⁻³ है। ठीक है ना, ये अब ध्यान से सुनो बच्चों, उसने कहा है फॉर्मेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ, इसका फॉर्मेशन करना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, ध्यान से चेक करिए बच्चों, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा एक बार बताओ। उसने बोल भी दिया है Ag और NH3 से होगा। अब आप साफ साफ देखो, साफ साफ देखो भाई, कहानी क्या चल रही है, थोड़ी ध्यान देना। Ag प्लस से और अमोनिया के कंबाइन होने से क्या मिलेगा आपको, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में बोला है फॉर्मेशन ऑफ ये होना है इससे, तो इसको रिएक्टेंट में रखोगे इन दोनों को और इसको प्रोडक्ट में रखोगे, यानी कि AgNH3 होल ट्वाइस। ठीक, और ये इसके ऊपर प्लस साइन भी इस तरीके से, समझ जाना। ठीक, अब बताओ अगर तुम्हें ये रिएक्शन लेके आनी है और इसका के उसने पूछा है, अगर तुम्हें ये रिएक्शन लेके आनी तो इन दोनों, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है भाई, बोलो क्या करेंगे, इन दोनों की हेल्प से, ये आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है। लेफ्ट हैंड साइड क्या चाहिए, Ag प्लस NH3। तो फर्स्ट वाले में देखो Ag लेफ्ट हैंड साइड है, NH3 भी लेफ्ट हैंड साइड है, और सेकंड वाले में NH3 लेफ्ट हैंड साइड, सब कुछ सही चल रहा है। और राइट हैंड साइड क्या लेके आना है, AgNH3 होल ट्वाइस, सेकंड वाले में उठा के ऐड कर दूं, उठा के ऐड कर दूं। तो जैसे ही ऐड करोगे फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट ये देखो, और सेकंड रिएक्शन का रिएक्टेंट कट जाएगा। और जब आप दो रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो जो नई रिएक्शन आती है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे मिलता है, पुराने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करके, पढ़ाया है रूल में। ठीक, बात समझना बच्चों। तो अब बताओ, अब बताओ ये दोनों ऐड होके लेफ्ट हैंड साइड कितना मिलेगा, Ag प्लस, बात समझिएगा जरा। ठीक,
ये इसका वाला प्लस भाई ना इसके ऊपर लगा दो यार, यहीं पे इसका वाला ऐसे। नाउ यस, Ag प्लस मिला एक तो ये रिएक्टेंट में, NH3 प्लस NH3 बताओ कितने हो जाएंगे, 2NH3। जैसे मैथ्स लगाते हो वैसे ही करोगे, x प्लस x 2x, तो NH3 प्लस NH3 2NH3 गिव्स, ये मिलेगा प्रोडक्ट में आपको क्या, Ag NH3 होल ट्वाइस, और इसके ऊपर आएगा प्लस। और सुनो, ये जो है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k है, तो k कितना आएगा बताओ। इन दोनों को ऐड करने से मिला, जब भी ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी k1 इंटू k2, बस यही है और क्या। तो k निकाल लो k1 इंटू k2, k1 कितना है तुम्हारा 3.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 इंटू कितना है 1.7। ये लो, अब ध्यान दो, नंबर को नंबर से करो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 5.95 आ जाएगा शायद, चेक कर लो 3.5 इंटू 1.7 5.95 आ रहा है, सॉरी। और इंटू में ये देखो, इसको इसको सॉल्व करोगे तो पावर कितनी हो जाएगी, ऐड हो जाएगी -6, है ना। ये हो गया। अब सुनो, अच्छा यूनिट यूनिट नहीं देके रखी, छोड़ो यूनिट नहीं देके रखा है तो। हाँ भाई ध्यान सुनो, अब देखो एक बात बताएं, यहाँ नियरेस्ट किसके ये आंसर 5.92 के, वैसे बताऊं ऑप्शन में ना मिस प्रिंट है भाई, ये 5.9695 है। लो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बात और बता दूं, एक बात और बता दूं, मान लो कि सवाल ऐसा होता, जस्ट ऐसे ही बता रहा हूं, दिल पे मत ले लेना भाई, सुनो। मान लो ऑप्शन में यही दिया रहता और यहां नन दिया रहता, अब बताओ किस पे टिक करते, नन पे। पता है क्यों, क्योंकि तुम्हारा 5.9 भाई, तुम्हारी ये एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है कैलकुलेशन करके, कोई तुमने अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया। इनके अकॉर्डिंग 5.92 आ रहा है 10 टू द पावर -6, मेरे अकॉर्डिंग 5.95 आ रहा है और बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन में जब कहीं दिया नहीं है तो मैं नन पे ही तो टिक लगाऊंगा इस बार, समझ गए। लेकिन अभी के लिए क्या है, ये बात बस ऐसे ही बता दी आपको एग्जाम में डिसीजन लेने के लिए, अभी के लिए तो मिसप्रिंट है भाई यहाँ पर, ठीक। ये 5.95 इंटू 10 की पावर -6 है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, ध्यान से पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए देखिए क्या है, यस ये है आपका अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, NH4SH क्या होता है इसका नाम, चाहो तो आप लिख लो, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड। भाई ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है, कई बार आपको पढ़ाया है, ठीक। तो ये सॉलिड होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान सुनो, क्या लिया उसने, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, तो NH4SH उसने लिया, इज इंट्रोड्यूस इन 3 लीटर इवैक्यूएटेड फ्लास्क। अब इसका क्या मतलब है, बात समझो, 3 लीटर का एक फ्लास्क था, बात समझना जरा, ये एक फ्लास्क है 3 लीटर का, इसको इवैक्यूएट कर लिया, वैक्यूम पंप लगा के सारी गैसेस निकाल ली, खाली कर दिया भाई। इवैक्यूएट करने का मतलब है खाली कर दिया, पहले बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है यार। जिस कंटेनर में रिएक्शन कराने जा रहा है उसको खाली तो करोगे ताकि वहां पर पहले से कोई गैसेस ना हो। अब इसका वॉल्यूम कितना है, ध्यान देना बच्चे, वॉल्यूम कितना है बोलो, 3 लीटर। और सुनो, फ्लास्क का टेम्परेचर कितना है बोलो फटाफट, 327 डिग्री सेल्सियस है। कोई भी सवाल करो केल्विन में करने के लिए 273 ऐड करोगे, कितना जगह 7 3 10 1 600 केल्विन आ गया। अब सुनो, कह रहा 30% ऑफ द सॉलिड डिकम्पोज्ड, कितना 30% ऑफ द सॉलिड डिकम्पोज, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तो ये सॉलिड 30% डिकम्पोज हो जाता है, ठीक। तो ध्यान सुनो, अभी ये आपको देगा क्या क्या, पहले तो ये आप समझ लो, डिकम्पोज होके क्या क्या देता है, मैं नहीं कह रहा हूं, सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। अमोनिया और H2S देता है एज अ गैस, ध्यान से सुनो, अमोनिया भी गैस है, ठीक है ना, अमोनिया भी गैस है, और सुनो H2S भी गैस है, मानते हो कि नहीं, ठीक। अब सुनो भाई ध्यान से,
ये तुम्हें सोचना पड़ेगा, वो थोड़ी ना आएगा बताने। अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये वाला कंपाउंड सॉलिड होता है। ये आपको जब पहले कई बार पढ़ाया गया है, ठीक है ना, कॉपी उठा के देखिएगा। यदि ये आ जाए कंपाउंड NH4SH तो ये सॉलिड होता है। आपको डिसीजन खुद लेना है, ध्यान रखिएगा, नहीं गलत हो जाएगा सवाल। ठीक, अब सुनिए, कह रहा है केपी ऑफ द रिएक्शन एट 327 डिग्री सेल्सियस। केपी निकालना है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। क्या निकालना है आपको? केपी निकालना है। ठीक, क्या निकालना है आपको बच्चों? केपी निकालना है। ठीक है भाई, ओके, बहुत बढ़िया बात है। अब सुनो, केपी तो किसकी हेल्प से निकाला जाता है? प्रेशर की हेल्प से। लेकिन कोई प्रेशर वेशर का पता तो चल नहीं रहा है। चलो एक काम करते हैं, सुनो मेरी बात को ध्यान से। उसने सवाल में प्रेशर ना देकर अमाउंट दे दिया है भाई। यस सर, चेक कर लो, ये देखो, प्रेशर के टर्म्स में बात नहीं कर रहा है, अमाउंट के टर्म्स में बात कर रहा है। 5.1 ग्राम ऑफ NH4SH। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा, टाइम t बराबर 0 पे, एट टाइम t बराबर 0 पे इसका मास कितना दिया हुआ है बताओ? 5.1 ग्राम। भाई एक बात बताओ, अगर मास दिया है तो मोल नहीं निकाल पाओगे? बोलो, मास दिया है तो मोल नहीं निकाल पाओगे? बोलो। मोल निकाल लो। मोल कैसे निकालोगे बताओ? इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देना। तो NH4SH का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा बताओ? दिया भी है, सल्फर 32, नाइट्रोजन 14, तो नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन का याद है 4 + 1 5 हाइड्रोजन, तो 5 × 1 5, और सल्फर का 32। सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 51। चेक कर लो। ठीक, तो अब मैं एक काम करने जा रहा हूं। टाइम t बराबर 0 पे जब आपने क्या रखा? जब आपने क्या रखा? अमोनियम सल्फाइड रखा, तो अभी ये सॉलिड है। सॉलिड है क्या? NH4SH। अभी 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 गैसेस नहीं बनी भाई, अभी बनेंगी, रुक जाओ, समय निकलने दो। रिएक्शन जब प्रोसीड करेगी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो कहने का ये मतलब है कि अभी तो ये 0 ग्राम है, ग्राम में बात कर रहा हूं भाई अभी, क्योंकि यहां मास दिया हुआ है, और ये भी 0 ग्राम है। कोई बात नहीं, सुनो, अब मैं कह रहा हूं नहीं, ऐसे नहीं, तुम इसको मोल में चेंज कर लो, तो तुम बोलोगे ठीक है सर। तो टाइम t बराबर 0 पे ही तुमने क्या कहा? इसको मोल में चेंज कर लो। ठीक, तो मोल कितने आएंगे इसके बताओ? बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4SH बराबर, बताओ मोल कैसे निकालते हो? मास जितना दिया है और डिवाइडेड बाय मोलर मास। बात समझे कि नहीं समझे बताओ? मास कितना दिया है? 5.1 ग्राम, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बताइए? मोलर मास। तो कितना आ जाएगा बताओ? 0.1 मोल हो गए। कहने का ये मतलब है उसने मास में दिया था, मैंने मोल में कर लिया, क्या दिक्कत हो गई भाई? तो कहने का मतलब है टाइम t बराबर 0 पे ये कितना है? 0.1 मोल है। ये दोनों तो अभी बने नहीं है, तो 0 मोल है, और ये भी 0 मोल है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बच्चों, उसने वॉल्यूम देखने के लिए नहीं दिया है इस बार। मोल से आप कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, मोल से आप कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। कहने लगा सर क्यों कॉन्सेंट्रेशन क्यों निकालोगे? वॉल्यूम से डिवाइड करोगे ना मोल को, मोल बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन होता है। डेल्टा एनजी 0 नहीं भैया, चेक कर लो। ठीक, वॉल्यूम का इफेक्ट पड़ेगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में बात करोगे। आप वॉल्यूम को कब इग्नोर करते थे? जब डेल्टा एनजी 0 होता था। भाई डेल्टा एनजी 0 नहीं है, चेक कर लो। डेल्टा एनजी कितना है भाई? इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, प्रोडक्ट में 2 है, और रिएक्टेंट में तो कोई गैस है ही नहीं है, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो वॉल्यूम कांट बी इग्नोर, वॉल्यूम कांट बी इग्नोर। कुछ लोग समझ ही नहीं पा रहे होंगे भाई। के का एक्सप्रेशन लिखते टाइम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते टाइम वॉल्यूम को हम इग्नोर कब करते थे? जब जब क्या होता था? डेल्टा एनजी 0। अभी वॉल्यूम लेना पड़ेगा आपको, क्या लिखते टाइम? के लिखते टाइम, चाहे केपी लिखोगे चाहे केसी लिखोगे, वॉल्यूम लेना पड़ेगा। सुनो मेरा सवाल, क्या तुम केपी डायरेक्ट निकाल लोगे इस सवाल में? जी नहीं सर, क्योंकि सर उसने बात करी है मोल्स के बारे में। मोल को वॉल्यूम से डिवाइड लगा दोगे, कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। मानते हो कि नहीं बताओ? हाँ, सवाल पहले समझ लेना। यदि तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। भाई मोल पर लीटर ही कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी में आ जाएगा, है ना? तो सुनो, पता है उसने मोल की इंफॉर्मेशन देके रखी,
एक तरीके से मोल की जगह मास दे दिया, मास से मैंने मोल निकाल लिया, वॉल्यूम भी दिया, मोल को वॉल्यूम से डिवाइड लगाओगे कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, यानी कि तुम केसी निकाल सकते हो। पहले तुम क्या निकाल पाओगे बताओ, पहले क्वेश्चन का मतलब समझना, पहले तुम केसी कैन बी फाइंड, इसको फाइंड किया जा सकता है। केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन दिया हुआ है एक तरीके से क्वेश्चन में, तो केपी पहले निकालोगे। जब केपी आ जाए तो सॉरी केसी पहले निकाल, केसी आ जाए तो केपी निकाल लेना फॉर्मूला लगा के। कौन सा क्वेश्चन की अप्रोच समझ में आ रही है? केपी बराबर केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी, और डेल्टा एनजी तुम पहले ही निकाल चुके हो, आर रख देना, टी रख देना, केसी तुम निकाल चुके हो, केपी आ जाएगा। तो अब केपी कैसे निकालें, सॉरी केसी कैसे निकालें? तो केसी निकालने के लिए आपको कहां चलना पड़ेगा, हाँ टाइम टी बराबर टी पे। भाई थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, इंफॉर्मेशन देखिएगा क्वेश्चन की, आफ्टर टाइम टी एट टाइम टी बराबर टी वन, मान लो टी वन समय गुजर गया, तो जब टी वन समय गुजर गया तो क्या हो गया चेक कर लो, 30% ऑफ NH4SH डिकम्पोज हो गया, यानी कि ये कितना डिकम्पोज हो गया 30%, यानी कि 1 मोल में से सॉरी 0.1 मोल पहले था और उसमें से 30% जा चुका, तो 0.01 मोल में से कितना माइनस करोगे, सुन लो ध्यान से, 0.1 मोल में से कितना चला जाएगा, 30% ऑफ 0.1 मोल खर्च हो गया ना भाई। 0.1 मोल टोटल था, टाइम टी बराबर 0 पे, समय निकलता गया निकलता गया निकलता गया, तो सपोज टाइम टी बराबर T1 पे 30% डिकम्पोज हो गया, तो भाई जितने मोल थे उसमें से उसी का 30% माइनस करोगे तो पता चल जाएगा कितने मोल है, तो यहां से आ जाएगा 0.1 है ना, माइनस 30% ऑफ, इसको सॉल्व कर लोगे कहीं पे, यहां कर दें येलो कलर से, 30% ऑफ 0.1, ठीक कितना आ जाएगा 30/100, भाई परसेंट हटाओगे अपॉन में 100, ऑफ का मतलब इनटू और 0.1 है ना, सॉल्व करो ये जाएगा, ठीक ऊपर आएगा 0.3 डिवाइडेड बाय 10 और ये आ जाएगा कितना 0.03, ठीक है ना, कितना आ गया 0.03। कहने का ये मतलब है कि ये वाला पूरा सॉल्व करके कितना आ गया 0.03। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों सर, क्योंकि सर प्योर सॉलिड को इग्नोर करोगे, ये प्योर सॉलिड है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन लेके तुम क्या ही करोगे, प्योर सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करना भाई, तुम्हारी मर्जी तुम सॉल्व कर सकते हो, मेरे को बस इससे मतलब था। अब ध्यान से चेक करो, रिएक्शन देखो, इसका 1 मोल है तो इसका 1 मोल बनता है, तो इसका 1 मोल बनता है, यानी कि इसका 1 मोल खर्च होता है तो इन दोनों के 1 बनते हैं, तो इसका कितना खर्च हो रहा है 0.03, इसका कितना खर्च हो रहा है 0.03 खर्च हो रहा है, तो ये भी कितना बनेगा, टाइम टी बराबर T1 पे जब ये 30% डिकम्पोज हो जाएगा, जब ये 30% डिकम्पोज हो जाएगा तो इसका कितना बनेगा भाई 1 है सब जगह, जितना ये खर्च होता है उतना ही बनता है, तो ये कितना खर्च हो रहा है, क्योंकि ये 1 खर्च होता है तो ये 1 बनता है, ये 1 खर्च होता है ये 1 बनता है, यानी कि जितना ये खर्च होगा उतना ये बनेगा, जितने मूल्य खर्च होगा उतना ये बनेगा, तो ये खर्च हो रहा है कितना 0.03, तो ये भी कितना बनेगा टी बराबर T1 टाइम पे 0.03 मोल, और ये कितना बन जाएगा 0.03 मोल। सुनो आ गया, अब टाइम टी बराबर T1 पे ही बात कर रहा हूं भाई मैं, T1 कौन सा टाइम है जब 30% डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो गया है ना, बात समझ लेना भाई, जब 30% डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो गया तो यही है टाइम T1, याद रखिएगा। तो आगे थोड़ा और सॉल्व कर लो, टाइम टी बराबर T1, ये तुम्हारे मोल आए भाई, कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए क्या करते हो बताओ, कॉन्सेंट्रेशन होता है मोलैरिटी निकालने के लिए, मोल को वॉल्यूम से डिवाइड करो, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, क्योंकि इसी कंटेनर में सारी गैसेस हैं, ठीक, और वॉल्यूम कितना दिया था तुम्हें, कितना था वॉल्यूम चेक करो, कहाँ गया यार, अरे वॉल्यूम कहाँ गया भाई, 3 लीटर, 3 लीटर, ठीक 3 से डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करो 0.1 माइनस 0.03, अब जो भी आ रहा हो डिवाइडेड बाय 3 लीटर, तो मोलर आ गया है, मोलर मोल पर लीटर मोलर, इसको डिवाइड करो 0.03 मोल डिवाइडेड बाय 3 लीटर, तो ये भी मोलर में आ गया, और इसको डिवाइड करो 0.03 और डिवाइडेड बाय 3, ठीक, क्योंकि गैसेस जो बनी है आपकी वो हैं तो इसी कंटेनर में, चाहे आपकी अमोनिया बनी हो और चाहे आपका कौन सा गैस बनाओ हाइड्रोजन सल्फाइड, है तो इसी कंटेनर में, सही है ना, तो दोनों को वॉल्यूम 3 लीटर महसूस होगा, तो ये कॉन्सेंट्रेशन निकल के आ गई,
ठीक, थोड़ा सा और सॉल्व, इसको नहीं करना है सॉल्व, क्योंकि इसको ऐसे ही छोड़ दो यार, इसका कोई काम ही नहीं, प्योर सॉलिड है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखेंगे केसी के एक्सप्रेशन में। ओके, मना किया था, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को इग्नोर कर देते हैं। इसको डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा, 0.01 मोलर। इसको करो 0.01 मोलर, है ना, मोलर। ठीक, ये अब सुनो ध्यान से, अब निकाल लो। सबसे पहले केसी निकालो, तो केसी का एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे बताओ, केसी कैसे लिखा जाएगा बताओ। प्रोडक्ट में क्या क्या है बोलो, NH3, तो NH3 कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, H2S की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, दोनों गैसेस हैं, दोनों को लोगे, प्योर सॉलिड को नहीं लोगे, तो पहले प्रोडक्ट का लिखो। पावर वन अपॉन में रिएक्टेंट का हम लिखने वाले थे, लेकिन रिएक्टेंट मेरा सॉलिड निकला, तो रिएक्टेंट को मुझे इग्नोर करना पड़ेगा, रिएक्टेंट को मुझे इग्नोर करना पड़ेगा। प्योर सॉलिड है, इग्नोर करोगे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 1 मानी जाती है, बस ऐसा समझ लो, तो नीचे 1 है ऐसा समझ लो आप। वैल्यू रखो, केसी, केसी क्यों निकाल रहे हो सर, कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है एक तरीके से, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में निकालेंगे पहले कि इक्विलिब्रियम। नाउ NH3 कितना है बोलो, टाइम t बराबर t1 पे NH3 कितना है, 0.01 मोलर, तो यहां रखोगे क्या 0.01, ठीक, और इनटू इसका भी कॉन्सेंट्रेशन कितना है, टाइम t बराबर t1 पे 0.03, सॉरी 0.01, तो ये भी होगा 0.01 और पावर 1 लगा दोगे, उसको कोई मतलब है नहीं, तो केसी कितना आ गया, इज इक्वल्स टू, ये हो जाए कितना पता है तुम्हें, कितना बोलो, इसका पॉइंट हटाओगे तो 100 आएगा नीचे, इसका पॉइंट हटाओगे तो 100 आएगा, यानी कि 1/100 इंटू 1/100, तो 1/1 इंटू 1 10 की पावर 4, ऊपर जाएगा 10 की पावर -4, ठीक, यूनिट समझ रहे हो आप, इसका मोलर, इसका मोलर, मोलर इंटू मोलर, मोलर का मोलरिटी का स्क्वायर, ऐसे करके, ठीक। अब सुनो, केसी आ गया, ठीक, केसी आ गया, मोलर, मोलरिटी का स्क्वायर मतलब मोल पर लीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। अब केपी निकाल लो, अब केपी निकाल लो, केपी बराबर क्या होता है बोलो, केसी RT की पावर डेल्टा NG, ठीक, केसी कितना है 10 की पावर -4, इंटू आर कितना रखोगे बोलो, आर कितना रखोगे, कितना दिया हुआ है यार, 0.082 लीटर ATM है ना, ठीक है, 0.082 इंटू टेम्परेचर कितना दिया बताओ, 600 केल्विन, और इसकी पावर में यहाँ डेल्टा NG लिखना, और डेल्टा NG निकाल के दिखाया था, प्रोडक्ट के मोल, गैशियस प्रोडक्ट के मोल 1 + 1 2, और रिएक्टेंट में कोई गैस है नहीं, 2 - 0 2, तो डेल्टा NG कितना है 2, सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 10 की पावर -4 इंटू, ध्यान देना ये स्क्वायर इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, इंटू ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे आप, 0.082 का स्क्वायर करोगे 2 बार मल्टीप्लाई, और 600 का स्क्वायर 3600, ठीक, सही है ना, नहीं 600 का स्क्वायर 3600 नहीं, 600 का स्क्वायर 6 छंग 36, और 0 0 4 बार आ जाएगा, 600 इंटू 600 करोगे कितना आएगा, ठीक। अब सुनो, केपी बराबर 10 की पावर -4, ध्यान से सुनना भाई, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना है 0.082 इंटू, देख लेना 0.082 इंटू 0.082 कितना आ रहा है, 0.006 और इंटू, सुनना ध्यान से, इसको तुम क्या लिख सकते हो 36 इंटू 10 की पावर 4, 36 इंटू 10 की पावर 4। अब सुनो, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 10 की पावर में -4 + 4 10 की पावर 0, और 10 की पावर 0 1 होता है, तो इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, दिखा देता हूं भाई, नहीं कुछ लोग परेशान हो जाएंगे,
1, ठीक, इनटू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इसको 36 से कर लो, कितना आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ, 0.242, डेसिमल के थ्री प्लेस तक ले लो, बस इसको मल्टीप्लाई कर 0.242, ठीक। ये आ गया आपका क्या, केपी। कोई ऑप्शन दिया है? कितना आ रहा है, 0.242, 0.242 एटीएम का स्क्वायर, ठीक। ऑप्शन सी, ये तो हो नहीं सकता, बाकी चेक कर लेना, ठीक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब सुनिए अगला सवाल। अगला सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा और कॉपी में नोट लगा लेना, ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट है, ठीक। देखो बच्चों, इस सवाल को देखो, इसके ऑप्शंस ना मैं आपको दे रहा हूँ, इसके ऑप्शन नहीं लिखे ना यहाँ, ऑप्शन देखो। ऑप्शन ए इज √(x+y) एटीएम, ठीक। ऑप्शन बी इज x² + y² एटीएम। ऑप्शन सी इज x+y एटीएम, ठीक। एंड ऑप्शन डी इज 2√(x+y) एटीएम, ठीक। अब ध्यान से सुनो, कह रहा है 2 सॉलिड डिसोशिएट एज फॉलो। मान लो ये कंटेनर है, एक ये कंटेनर है ना, मान लो जस्ट पहले वाले कंटेनर में कौन डिसोशिएट होता है, ए सॉलिड, ठीक। ये रिएक्शन फर्स्ट कंटेनर के लिए, ये सेकंड के लिए, ठीक। तो ए डिसोशिएट होके बी और सी दे रहा था आपको यहां पर। तो यहां पर गैसेस की बात करो, कौन कौन सी गैस है, सॉलिड को तो वैसे भी इग्नोर करते हैं, यहां पे कौन कौन सी गैस है बताओ भाई, बी गैस और सी गैस, ठीक। ओके, अब ध्यान से सुनो, इस रिएक्शन को लिख भी लो। फर्स्ट वाली रिएक्शन क्या है बताओ तुम्हारी, ए गैस प्लस ए सॉलिड गिव्स बी गैस प्लस सी गैस, और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया Kp1 बराबर x ATM स्क्वायर, है ना, Kp1 बराबर x ATM स्क्वायर, Kp दिया है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब सुनो ध्यान से, पता है एक बात बताओ, यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो अगर ये जितना प्रेशर लगा रहा होगा, ये भी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, दोनों के 1 1 मोल है, तो प्रेशर P1 लगा रहे होंगे, यानी कि ये कितना प्रेशर लगा रहा होगा, P1 इक्विलिब्रियम पे, और ये कितना लगा रहा होगा, P1। बात समझ रहे हो, यानी कि इसका भी प्रेशर P1 है, इसका भी। ये रिएक्शन फर्स्ट का डायग्राम है। रिएक्शन सेकंड का डायग्राम ये रहा, ये रिएक्शन हो रही डी सॉलिड से सी और ई बन रहा है, यानी कि इसमें कौन कौन सी गैस है, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, या रिएक्शन क्या है बोलो, डी सॉलिड डिकम्पोज हो रहा है और क्या दे रहा है तुम्हें बोलो, सी गैस प्लस ई गैस, और यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, Kp2 इज इक्वल्स टू y ATM स्क्वायर। अब देखिए दूसरे कंटेनर में देखो, यहां पे भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यहां पे 1। सुनो अब पता है बच्चा क्या बोलेगा, मैंने कहा सी का प्रेशर कितना, बोल रहा है P1। अरे 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 भाई, दूसरे कंटेनर में रखा है तो तुम्हें क्या पता कि दूसरे कंटेनर का टेम्परेचर क्या है, क्या स्थिति वहां की है ना, तो भाई प्रेशर कुछ और मान लो, P2 मान लो। लेकिन हाँ, जितना प्रेशर इसका होगा, जितना प्रेशर ई लगा रहा होगा, मतलब प्रेशर का मतलब पार्शियल प्रेशर, जितना पार्शियल प्रेशर ये ई लगा रहा होगा, ठीक, उतना ही तो कौन लगा रहा होगा, सी भी, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, यहाँ 1 यहाँ 1, तो यहाँ अगर 1 ATM प्रेशर लग रहा होगा तो ये भी 1 लगा, मतलब जितना ये लगा रहा होगा उतना ही है। यहाँ से देख सकते हो आप, मोल सेम है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, तो मोल यदि सेम है तो प्रेशर भी सेम होगा। तो ये अगर P2 प्रेशर लगा रहा है कंटेनर पे, पार्शियल प्रेशर, ई का पार्शियल प्रेशर कंटेनर पे कितना है, P2, तो सी का भी कितना होना पड़ेगा, P2, यानी कि यहां कंटेनर की वॉल पे बी के द्वारा P1 प्रेशर, तो सी के द्वारा भी P1 प्रेशर लग रहा है, यहां कंटेनर की वॉल पे सी के द्वारा P2 प्रेशर लग रहा है और ई के द्वारा P2 प्रेशर लग रहा है, ठीक। अब सुनो ध्यान से, कह रहा था टोटल प्रेशर व्हेन बोथ द सॉलिड डिसोशिएट साइमल्टेनियसली, मतलब अब दोनों सॉलिड को एक साथ कर दिया। सुन लेना भाई ध्यान से, पहले यहां कौन सा सॉलिड रखा था, ए सॉलिड, तो उसने डिसोशिएट होके बी और सी दिया, और यहां क्या रखा था, डी सॉलिड, तो डी सॉलिड डिसोशिएट होके ई और सी दे रहा था, ठीक। तो ध्यान से सुनिए, अगर दोनों को एक साथ रख दें, ए और डी को अब एक साथ रख के डिसोशिएट करा रहे हैं, ठीक, ए सॉलिड भी रखा है और प्लस डी सॉलिड भी रखा है, तो ये डिसोशिएट होगा तो कौन कौन सी गैस देगा,
जब ये डिसोशिएट होगा कौन कौन सी गैस देगा बताओ, बी और सी, सुन लो। और ये डिसोशिएट होगा तो कितना क्या क्या देगा, सी और ई। अब सी दो दो बार तो लिखोगे नहीं, सुन लो ध्यान से। जब दोनों को साथ साथ रख के डिसोशिएट कराओगे यहां पे, ठीक, तो भाई इस सिस्टम, ये सिस्टम क्या करेगा बताओ यार, सी गैस जो है सो है, दो बार थोड़ी ना लिखोगे, नहीं समझे भाई। सी गैस के जिस प्रकार के मॉलिक्यूल यहां मिल रहे थे डी के डिसोशिएट होने से, उसी तरीके के मॉलिक्यूल सी के यहां से, अब दोनों को जब एक साथ रख रहे हो और डिकम्पोज करा रहे हो एक ही कंटेनर में रख के, ठीक है ना, तो ये भी सी दे रहा है, ये भी, तो सी यार एक ही बार लिखोगे ना, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो तो सेम है। तो एक तो बी टाइप की गैस होगी, सी टाइप की गैस होगी, और तीसरी गैस कौन से टाइप की होगी, ई टाइप की, समझ गए, बी गैस, सी गैस और ई गैस। अब सुनना ध्यान से, सुनोगे, सुन लोगे ध्यान से, सुनना। ऐसे सवालों में क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं, देखो जरा ध्यान से। जब अब जब दोनों एक साथ डिकम्पोज हो रहे हैं, अब एक बार बताओ, सुन लेना, बी कितना प्रेशर लगा रहा होगा, तो बी की जितनी क्षमता है उतना ही लगा रहा होगा, P1। भाई बी कितना प्रेशर लगा सकता था, P1, तो ये प्रेशर लगा रहा है कितना, P1 कंटेनर की वॉल पे। ई कितना प्रेशर लगा रहा है, तो जवाब ई जितना लगा सकता था उतना ही लगाएगा। भाई दोनों डिसोशिएट हो रहे हैं एक ही साथ रख के, ठीक, और बी की जितनी क्षमता थी वो उतना प्रेशर लगा रहा है अभी भी ई की। लेकिन सी की क्या है, सी की हालत क्या है भाई, ध्यान से सुनना। जब तुम एक साथ रख के डिसोशिएट करोगे तो पता है सी का प्रेशर दो जगहों से आ रहा होगा। ए के डिकम्पोज होने से सी कितना प्रेशर बनाता है, P1, और डी के कंपोज होने से जो सी बन रहे, सी के मॉलिक्यूल बन रहे होंगे वो P2 प्रेशर के साथ निकलते हैं। सोच सकते हो, ये आपको सोचना पड़ेगा भाई। ए जब डिकम्पोज हो रहा था तो वहां से जो सी के मॉलिक्यूल निकल रहे थे उनकी ताकत केवल P1 प्रेशर लगाने की थी, लेकिन जब डीकम्पोज हो रहा है दूसरे स्टाइल का केमिकल रिएक्शन है, वहां से निकलने वाले जो सी के मॉलिक्यूल ही निकल रहे हैं, लेकिन उनके प्रेशर लगाने की क्षमता P2 है, P2 प्रेशर लगा सकते हो। बच्चे बोलेंगे सर P1 P2 सेम भी तो हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, क्या पता सी के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर लगाने की क्षमता जब वो ए से निकलते हो और जब वो डी के डिकम्पोज होने से निकलते हो तो सेम हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन यार मुझे क्या पता, मैं तो ये मान के चलूंगा ना कि ए की वजह से जो मॉलिक्यूल निकले वो प्रेशर P1 लगाने की क्षमता रखते हैं, और डी से जो मॉलिक्यूल निकले वो प्रेशर P2 लगाने की क्षमता रखते हैं। तो अब ये जो सिस्टम है, सिस्टम सी से पूछेगा भैया तुम्हारा प्रेशर अब टोटल कितना है, तुम कितना पार्शियल प्रेशर लगा रहे हो टोटल, तो सी बोलेगा देखो भाई जब मैं ए से निकलता हूं तो मेरे मॉलिक्यूल्स की ताकत होती है P1 प्रेशर लगाने की, और जब मैं डी के कंपोजिशन होने से निकलता हूं, क्योंकि सी दोनों तरफ से आ रहा है ना, लेकिन जब यहां आ जाएगा तो सामने वाला सी को तो सी मानेगा ना भाई, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो सेम है यार, इसलिए मैंने एक ही बार सी लिखा है। लेकिन यहां से जो सी आ रहे होंगे उनके द्वारा प्रेशर P1, और यहां से जो सी आ रहे होंगे उनकी ताकत अलग है, दोनों की ताकत अलग है, क्योंकि दोनों प्रोसेस अलग अलग स्टाइल से हो रहे होंगे। मान लो हाइड्रोजन बनाने के दो प्रोसेस है, एक प्रोसेस में हाइड्रोजन धीरे धीरे निकलता है बहुत ही कम प्रेशर के साथ, और दूसरे प्रोसेस में बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ, और दोनों प्रोसेस का अगर एक साथ हम करा दें, दोनों प्रोसेस से एक साथ हाइड्रोजन निकल रही हो, तो सोचिए जरा कंटेनर में तो आपको हाइड्रोजन दिखाई पड़ेगा, लेकिन हाइड्रोजन से पूछोगे भाई आप कितना प्रेशर लगा रहे हो, तो बोलेगा भैया देखो हमारे ना दो टाइप के मॉलिक्यूल हैं, एक तो प्रोसेस 1 से आ रहे हैं, दूसरे प्रोसेस 2 से आ रहे हैं, प्रोसेस 1 वालों की ताकत P1 और प्रोसेस 2 वालों की ताकत P2, टोटल प्रेशर हम लोग P1 प्लस P2 लगा रहे हैं। बात समझ में आई। जब भी ऐसे सवाल आए कि दोनों को उठा के, तीनों को उठा के एक साथ डिकम्पोज करा दे, तो जो कॉमन मॉलिक्यूल होता है या जो कॉमन प्रोडक्ट होता है भाई उसके प्रेशर सारे पार्शियल प्रेशर जोड़ दो। मतलब अगर यहां 10 रिएक्शन लिख के दे दे आपको, और 10 की 10 रिएक्शन में अगर सी बन रहा होता है, तो पहली रिएक्शन में सी का प्रेशर P1, दूसरी रिएक्शन में सी का प्रेशर P2, तीसरी रिएक्शन में सी का प्रेशर P3, सब को जोड़ के तब फाइनली लिखोगे आप P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P10, सब सारे प्रेशर को जोड़ दोगे तब सी का प्रेशर पार्शियल प्रेशर आएगा फाइनल वाले कंटेनर में। यही कॉन्सेप्ट है बस। अब उसने क्या बोला बताओ, क्या बोला, क्या बोला उसने, बोला टोटल प्रेशर निकालो जब दोनों सॉलिड्स को एक साथ साइमल्टेनियसली, का मतलब एक साथ डिसोशिएट करते हो। यहां पे टोटल प्रेशर कितना है बताओ, बोलो 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 फटाफट, यहां पे टोटल प्रेशर कितना है, पी टोटल बोलो भाई। टोटल प्रेशर कैसे निकालोगे, हर एक गैस का पार्शियल प्रेशर जोड़ दोगे, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस
पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय सी प्लस पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस सी। बोलो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी कितना है? P1 प्लस ये खास बात है सी का प्रेशर P1 प्लस P2 प्लस ई का प्रेशर P2। अब ये P1 P2 को साथ साथ लेके आओगे तो P1 प्लस P2 और प्लस P1 प्लस P2, सही है। और दोनों को जोड़ोगे तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा? बोलो 2 टाइम्स P1 प्लस P2। चेक कर लो भाई, P1 प्लस P2 P1 प्लस P2 2 टाइम्स P1 प्लस P2, तो 2 टाइम्स P1 प्लस P2। ठीक, ये हो गया, यही तुम्हें निकालना है। अब ये कैसे निकालें सर? तो सर सुनिएगा ध्यान से सर, पता है कैसे निकालें? सुनो। चलो Kp1 लिखो, पहले Kp1 लिखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो क्या लिखेंगे बताओ? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर 1 और इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर 1। ऐसे ही लिखोगे कि नहीं लिखोगे बताओ? और Kp1 कितना दिया है? x, तो यहाँ x लिखोगे इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना है? बोलो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना है? P1, तो P1 की पावर 1 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कितना है? P2, सॉरी P1। ठीक, ओहो आई एम सॉरी, एक सेकेंड, लेट मी चेक समथिंग इन दिस क्वेश्चन। यस, नाउ स्टूडेंट्स देखिए जरा, अब क्या करेंगे इसमें, बात समझिए। यहाँ पर ना एक मिस्टेक हो सकती है आपसे, हो सकती एग्जाम में। जब तुम यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ सी लिखोगे तो कौन सा लिखोगे? इक्विलिब्रियम। कौन सा लिखोगे? कौन सा लिखोगे? क्योंकि भाई फाइनली सिस्टम ऐसा है ना, तो सिस्टम को तो भाई ये वाले सी का प्रेशर महसूस होगा। तो भाई ध्यान यही देना है, क्योंकि जब तुम इक्विलिब्रियम पे केपी का एक्सप्रेशन बना रहे हो तो Kp1 कितना दिया हुआ है? एक्स इज इक्वल्स टू पीबी कितना है? बोलो, यहां से देख के प्रेशर रखोगे, सुन लो ध्यान से, यहां से देख के प्रेशर रखोगे। बताओ सी का प्रेशर कितना है? P1 प्लस P2 और बी का कितना है? P1, तो यहाँ P1 रखा इनटू सी का प्रेशर कितना है? P1 प्लस P2। इस बात का ध्यान जिसने नहीं रखा गलत हो जाएगा। यही मैं भी अभी गलत करने जा रहा था, पता है कि मैं, पता है क्या कर रहा था? मैं ये कर रहा था भाई, Kp1x दिया और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी P1 रख रहा था इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी में कितना रख रहा था बताओ? मैं रख रहा था गलती से, पता है क्या? P1। आंसर गलत हो जाएगा भाई, बता तो रहा हूं। जो फाइनल कंटेनर्स में सी का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर जो महसूस होगा वही तो एक्सप्रेशन में लिखोगे। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, जब सबको मान लो मिक्स कर दिया तुमने और सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ गया, ठीक है ना, तो सी का प्रेशर चाहे तुम फर्स्ट वाली रिएक्शन के लिए लिखो चाहे सेकंड वाली रिएक्शन के लिए लिखो, क्योंकि फर्स्ट वाली रिएक्शन के लिए ए से सी बन रहा है तो ए से पूछोगे अगर कि भैया तुम्हारी रिएक्शन में सी का प्रेशर तुम्हें कितना महसूस हो रहा है, ए भी बोलेगा बेचारा भैया इतना, क्योंकि ए सी मॉलिक्यूल को पहचान ही नहीं पाएगा यार कि वो डी से आया है कि ए से आया। बात समझो, फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए अगर तुम केपी लिखोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी जो तुमने निकाला है फाइनली वही लिखोगे। सुन लो ध्यान से, यही इसमें इंपॉर्टेंट बात थी सवाल में। और इसी प्रकार से यदि Kp2 लिखना हो तुम्हें, इसको बना लो 1 इक्वेशन, ठीक। और यदि तुम्हें निकालना हो किसके लिए, यहां देख के लिख रहे हो इक्वेशन 2 के लिए लिख रहे हो, यानी कि डी के कंपोजिशन के लिए हम Kp2 लिख रहे हैं, तो Kp2 बराबर, बोलो भाई। और आपने क्या किया, रिएक्टेंट तुम्हारा सॉलिड है तो इसको इग्नोर करोगे, प्योर सॉलिड है, इसलिए डिनोमिनेटर में हमने इसका पार्शियल प्रेशर नहीं लिखा। ये लीजिए, प्योर सॉलिड को इग्नोर करोगे इसके पार्शियल प्रेशर को। Kp2 कितना आ जाएगा बताओ? बोलो भाई, ई का पार्शियल प्रेशर पावर 1 इंटू सी का पार्शियल प्रेशर, फिर से वही कहानी, पावर 1। यहां कितना रखोगे? यहां से देख के रखोगे। Kp2 कितना दिया है? y, तो y बराबर, बोलो Pe कितना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ E कितना है? P2 इंटू Pc कितना है? P1 प्लस P2। यही ध्यान देना था बस। इसी तरीके से पता है, ये तो प्रेशर वाला सवाल है, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अगर कॉन्सेंट्रेशन की भी बात करता, सुन लो ध्यान से, मान लो प्रेशर की जगह कॉन्सेंट्रेशन देता, तो पता है यहाँ पे सी की कॉन्सेंट्रेशन C1 और यहाँ C2, तो फाइनली ये वाले कंटेनर में C1 प्लस C2 रखते, तो Kc निकाल रहे होते Kp की जगह, तो यहाँ हम कॉन्सेंट्रेशन कितनी रखते? C की, जो फाइनल कंटेनर में दिखाई पड़ रही है, यानी कि C1 प्लस C2 रखते। यही आपको सावधानी रखनी है। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, बोलो एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करोगे तो x प्लस वाई बराबर, सुन लो भाई, ऐड करना आता है, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, अब
राइट हैंड साइड ये और ये, यानी कि P1 इंटू P1 प्लस P2 और प्लस P2 इंटू P1 प्लस P2। ठीक, बस सॉल्व कर लो। x प्लस वाई बराबर, और एक चीज़ और, x की और y की जो यूनिट थी वही आंसर आएगा। x और y की यूनिट क्या है बताओ? एटीएम स्क्वायर। एटीएम स्क्वायर तो दोनों सेम यूनिट के ऐड होके एटीएम स्क्वायर में ही तो आंसर देंगे, है ना। यहाँ ब्रैकेट लगाओ, क्या कॉमन आ रहा है बताओ? P1 प्लस P2 कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ? P1 और प्लस P2। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर, ये क्या हो गया? P1 प्लस P2 इंटू P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ से? P1 प्लस P2 बराबर इसका स्क्वायर रूट। अब दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि तुम्हें P टोटल यानी कि 2 टाइम्स P1 प्लस P2 निकालना था, तो 2 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो और 2 से राइट में। और ये आंसर जो आ रहा है वो एटीएम में, क्योंकि टोटल प्रेशर का यूनिट क्या होगा? एटीएम। 2 टाइम्स रूट ओवर x प्लस वाई। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसका मैं आपको वर्कशीट्स वगैरह दे दूंगा, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे बताइए? आयनिक इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करेंगे। ठीक, जाइए।